फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 डीपीएसपी। तो पार्ट 3 क्या है? मोस्टली इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट। मैंने मोस्टली लिखा है, एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा है। जैसे 15(2) है, जैसे 17 है, 23 है, 24 है, 32 है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये क्या है? मोस्टली कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स टू बी इनेबल्ड बाय स्टेट, enabled by state और implemented by the state। पार्ट 3 क्या है? निगेटिव है। 13(2) क्या कहता है? रोकता है किसको? 13(2) क्या कहता है? स्टेट कैनॉट मेक एनी लॉ विच इन्फ्रिंजेस फंडामेंटल राइट। स्टेट को रोक रहा है वो। जबकि ये पॉजिटिव है। 37 क्या कह रहा है? रोक रहा है या बढ़ावा दे रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है। 37 पॉजिटिव। ठीक है। और क्या अंतर है? ये लीगली इन्फोर्सेबल है। अगर लीगली, हाँ, ये पॉलिटिकली एंड मोरली इन्फोर्सेबल है। मोरली इन्फोर्सेबल। नहीं, ये भी राइट्स है। ये कम्युनिटी राइट्स है ना। इसमें किसकी किसकी बात हो रही है? किसानों की, मजदूरों की, ओल्ड एज पीपल की, महिलाओं की, एससी की, एसटी की, ओबीसीज की, ईडब्ल्यूएस की। ये क्या है? ये भी तो राइट्स हैं। कम्युनिटी राइट्स। दे आर इंडिविजुअल राइट्स, दे आर कम्युनिटी राइट्स। मॉडर्न इंडिया आप लोग कुछ पढ़े हैं? कराची सेशन मार्च 1931 में कौन कौन सा रिजोल्यूशन पास किया गया था कांग्रेस का? वही बना इसका आधार। और कराची सेशन का जो रिजोल्यूशन है वो बेस्ड है लेस्की के थ्योरी ऑफ राइट्स पे। कराची सेशन मार्च 1931 क्या पास किया गया था, बता सकते हैं? देयर वर टू रिजोल्यूशन, one on fundamental rights and another on national economic planning, and most of the resolution of Karachi session was followed in our part 3 and part 4। देखिए, सब चीज लिंक है। कोई ऐसा नहीं है मॉडर्न इंडिया हो, आईआर हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, एक लेवल के बाद सब लिंक सिंक हो जाएगा एक जगह। अलग अलग कुछ भी नहीं। कराची सेशन पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, अच्छा। अच्छा, तो लिंक है। हाँ, बिल्कुल। ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और ये है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। नहीं, और भी है। जुडिशरी किसको प्रेफरेंस देगी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर किसको प्रेफरेंस देगी? जुडिशरी विल गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू गिव प्रेफरेंस टू दिस। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पॉलिटिकली इन्फोर्सेबल।
नहीं, जुडिशियरी विल गिव प्राइमेसी टू पार्ट 3 while executive legislature will give primacy to part 4. ये लिख लिए, ये किससे इंस्पायर्ड है और ये किससे इंस्पायर्ड है? पार्ट 3 इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिका, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। यहां तक लिख लिए या नहीं लिख पाए? हम्म। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, यूएसए। और जबकि ये इंस्पायर्ड है लिबरलिज्म, सोशलिज्म और गांधीज्म। ऐसे? अच्छा, ठीक। स्पेनिश, डीपीएसपी, आयरिश लिखना पड़ेगा, लेकिन ये उसका कॉन्सेप्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन कंटेंट्स लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म से लिया गया है। यहां बिल ऑफ राइट्स यूएस लिख रहे हैं ना, तो यहां लिखेंगे आयरलैंड, लेकिन कंटेंट्स जो होगा लिबरलिज्म, सोशलिज्म और गांधीज्म। हाँ हाँ, आयरलैंड। अब आयरलैंड के भी बैकग्राउंड में जाते हैं, अगर और आईआर में जाएंगे डिटेल में, तो आपको पता है आयरलैंड में ज्यादातर पॉपुलेशन कैथोलिक है, जबकि इंग्लैंड का पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट रिच होते हैं, कैथोलिक पुअर होते हैं। तो आयरलैंड रिपब्लिक, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म। आयरलैंड रिपब्लिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1922 में आजाद हुआ, किससे? इंग्लैंड से। गांधीज्म। नहीं, एक और भी है। हाँ, हाँ। किसी भी लॉ को इस ग्राउंड पे निरस्त किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, लेकिन क्या किसी भी लॉ को इस ग्राउंड पे निरस्त किया जा सकता है कि वो डीपीएसपी को लागू नहीं कर रहा हो? नहीं समझ में आया? 13(2) क्या कहता है? ए लॉ विच इन्फ्रिंजेस फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। हाँ, तो कोई भी 13(2), 13(2) सुना है ना आप? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हाँ। जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यो कोई कानून है या कोई कानून का भाग है जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा, तो किसी भी कानून को इस आधार पे जुडिशरी रद्द कर सकती है कि ये कानून मूल अधिकार के खिलाफ है। एग्जाम्पल 66 से श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस में 66 ए को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा, 66 से 19 के खिलाफ है। 19 आया, 66 से गायब, चूर चूर हो गया। हाँ, सो लॉ कैन बी invalidated on the grounds of violating fundamental rights, but no law can be invalidated on non-compliance of DPSP.
कोई ये जुडिशरी नहीं कह सकती कि भाई ये आपने कानून बनाया है, इसका तो डीपीएसपी से कोई लेना ही देना नहीं है, इस आधार पे हम इसको रद्द करते हैं। नहीं, वो उनकी ड्यूटी में नहीं आता। उनकी ड्यूटी में है गार्जियनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गार्जियनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, जब भी मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन, टकराव की गुंजाइश आती है। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज में सिर्फ ये है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में सिर्फ ये है, सुप्रीम लॉ में। हमारे यहां दोनों है, तो दोनों में टकराव होगा तो किसको वरीयता देंगे, उसको या इसको? पक्का? अगर आप 1951 में होते तब आपका जवाब सही होता। एट प्रेजेंट ये जवाब गलत है, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेंस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ वन ओवर द अदर। लेकिन पूरी क्रोनोलॉजी देखते हैं टकराव का, और लास्ट में कई केसेस आएंगे। चंपकम दुराईराजन केस, शंकरी प्रसाद केस सुना है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, सुना है ये सब केसेस का नाम? हाँ, एलआईसी तो बाद में आएगा 95। उसके पहले बैंक नेशनलाइजेशन केस, आरसी कूपर केस, सुना है बैंक नेशनलाइजेशन केस? तो वो सब केसेस क्यों हुए? बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी बिटवीन दिस एंड दिस। So we have not to know only constitution, but how it has evolved, how it has worked, how it has modified over the period of time, ये जानना है। तो